औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है जिसको हम यूसी मेथड के साथ करेंगे। डी क्यू माइनस थ्री डी स्केयर प्लस थ्री डी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स। इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं हम ये, और इस एक्सप्रेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस एक्सप्रेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी आप याद रखिएगा कि हमारे पास क्या कहते हैं, मोर देन वन वे हैं एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्मेट के साथ बयान करने में। हम सबसे पहले जी सोल्यूशन के अंदर इसके अंदर ये करते हैं कि डी क्यूब माइनस थ्री डी के ये लिखा, इसकी अगली इक्वेशन बनाई। अगली इक्वेशन हमारे पास ये बनती है, यानी वाई को इग्नोर करके लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसको मैंने थोड़ा जो है रीअरेंज किया। माइनस वन को डी क्यूब के साथ मिला दिया, डी क्यूब माइनस वन, और माइनस थ्री डी स्केयर प्लस थ्री डी को हमने इसके साथ मिला दिया। उसके बाद इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया डी क्यूब माइनस वन, जो कि हमारे पास ये फार्मूला है, आप नोट कर लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस ए बी। ये हमारे पास फार्मूला है जी, डी माइनस वन डी स्केयर प्लस डी प्लस वन। इस चीज़ का फार्मूला डी क्यूब माइनस वन का क्यूब, इसको वन का क्यूब भी हम लिख सकते हैं। इस वजह से माइनस थ्री डी का थ्री डी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे डी माइनस वन आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ डी माइनस वन और डी माइनस वन कॉमन ले ली, तो ये हमारे पास डी माइनस वन डी स्केयर प्लस डी प्लस वन माइनस थ्री डी, ये हमारे पास आ गया जब हमने डी माइनस वन दोनों साइड्स पे कॉमन लिया, डी माइनस वन। उसके बाद डी स्केयर और ये माइनस थ्री डी प्लस टू डी माइनस टू डी हमारे पास आ गया प्लस वन। उसके बाद हमारे पास इसको अगर और करें तो हमारे पास इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डी माइनस वन का क्यूब, क्योंकि ये पावर टू है ये पावर वन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो डी माइनस वन का क्यूब भी कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पहले स्टेप में भी इस तरह कर सकते थे, डी माइनस वन का होल स्केयर को इस तरह लिख देते। अब ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हम इसमें से डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद ही हमने इसके अंदर डी माइनस वन को ज़ीरो, डी माइनस वन ज़ीरो, डी माइनस वन ज़ीरो पुट किया। इसमें से डी की वैल्यू जो है वो वन आई, डी की वैल्यू वन आई, डी इज इक्वल टू वन, डी के रूट्स वन 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 हमारे पास लिखे गए। इक्वल रूट्स आए, थ्री टाइम्स हमारे पास है, तो हमारे पास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो लिखी जाएगी आपके पास ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर वन एक्स। ये हमने पहले से सीखा हुआ है कि ये किस तरीके से लिखी जा सकती है। अगर आपको नहीं आता तो उस सूरत हाल में आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फर्स्ट फोर लेक्चर जो है वो आप लें। उसके बाद फिर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स ए ई एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू ई एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स। इसको ऐसा क्यों किया, एक सवाल ये हमारे पास आता है, इससे पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे, तो इस सवाल का जवाब जो है ना वो हम अभी थोड़ी सी देर में देंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यू सी मेथड, सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब कि हमें इसकी हर टर्म्स यानी कि हर टर्म्स वाज़े तौर पर नज़र आ सके। इसमें भी वाज़े तौर पर नज़र आती है, लेकिन इसमें ज़रा क्लियर आपको नज़र आ जाएगी। वाज़े तौर से क्या मुराद है कि हम देखेंगे कि जो हमारा वाई पी है उसके जो वाई पी है, वाई की कोई टर्म इसके अंदर तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होगी तो फिर हम क्या करेंगे, और नहीं मौजूद होगी तो फिर हम क्या करेंगे। देखें ये हमारा जनरल वाई पी हमने लिखा, वाई पी जो होगा वो इस सवाल के मुताबिक लिखा जाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड ई रेज़ टू पावर एक्स है, तो इसका वाई पी जो होगा ए ई रेज़ टू पावर ई एक्स लिखा जाता है। ये हमारे पास होगा ए ई रेज़ टू पावर ई एक्स, लेकिन ए रेज़ टू पावर ई एक्स जो है वो इसका हिस्सा है। देखेंगे इसके अंदर मौजूद है ए ई एक्स। अगर ये ए ई एक्स इसके अंदर मौजूद हो तो वाई पी हम यू सी मेथड के अंदर इस तरीके से नहीं ले सकते। अगर आप कहें इंसिस्ट करेंगे कि ये ही हम लेंगे तो आप देखिएगा कि इसके बाद आपका टेस्ट जो सा है वो फेल हो जाएगा, फेल हमारे पास होगा। उसके बाद ये देखें जी, हमने यही बात लिखी, सिंस ए ई रेज़ टू पावर एक्स लाइज इन वन, यानी वाई सी में लाई करता है, सो वी कैन नॉट टेक एज वाई पी इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर एक्स। ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। ये कांस्टेंट का नाम कुछ भी हो, यहाँ पे ए है, अगर कोई कांस्टेंट का नाम ए वन रख ले, यानी कि मैं ये कहूँगा कि इसके नाम जो से है ना वो चेंज कर ही दें तो बेहतर है, यानी कि ए वन बी वन
और C1, यहाँ ताकि हम इसको इस्तेमाल में ला सकें। यानी मैंने इसके अंदर A1 B1 C1 नाम रख दिए और उसके बाद अब इसका कांस्टेंट का नाम कुछ भी हो, यानी यहाँ A है या C है या H है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं देखना। आपने सिर्फ ये देखना है कांस्टेंट को छोड़कर EX क्या इसके अंदर मौजूद है, इसमें भी कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ EX मौजूद था, लिहाजा ये किसी सूरत भी इसका YP नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं इसी YP पे काम करूँगा, तो उसको प्रॉब्लम क्या आएगा, उसको प्रॉब्लम ये आएगा कि ये UC मेथड जो है वो फेल हो जाएगा, अप्लाई ही नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? होगा क्या उसके साथ ये होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, कोई ऐसी इनइक्वलिटी आ जाएगी जो कि आपके पास क्या कहते हैं वजूद, जिस तरह ये 3 = 8 आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है एक, या कोई और इसी तरह की, यानी 3 और 8 इक्वल हैं जबकि 3 और 8 इक्वल होते ही नहीं हैं। या ये आ जाएगा 0 = 1 कि 0 और 1 इक्वल होते हैं, तो आंसर जो है नहीं है 3। या आपके पास यूँ आ जाएगा कि -1 = 7, यानी कोई -1 और 7 इक्वल होते हैं, तो आंसर नो होगा। अगर ऐसी सूरत हाल अगर आपने इसको अप्लाई किया, यानी जिस तरीके से अभी हम करेंगे कि जिस तरीके से UC मेथड चलता है, तो अगर हमने इसको अप्लाई किया तो ये कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये गलत होगा। तो ये स्टेप ज़ाया जाएंगे आपके, बेशक वक्त का ज़ाया होगा, अगर आप करना चाहें तो कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट, हम अगर पहले हम ये समझें कि ये हमारे पास जो ये वाला हिस्सा AE⁻x इसके अंदर मौजूद है, हमारे पास क्या कहते हैं इसमें EX मौजूद है, कांस्टेंट को छोड़ दें, EX इसमें मौजूद है, तो इट मीन्स कि ये आप जो है अप्लाई ना करें, और अगर करेंगे तो ये कंडीशंस आपके पास आएंगी, इनमें से कोई एक। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट, फिर क्या करें जी हम, अगर अप्लाई नहीं करना तो फिर हम क्या करें, जो ये पहली वाली जो आपने सजेशंस की थी, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि हम किस तरीके से ये YP लिखते हैं, तो आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, YP = A, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें x से मल्टीप्लाई किया e⁻x। अब इसको A को फिर छोड़ दें, A को छोड़ दें, अब रह गया, यानी कांस्टेंट छोड़ दिया करें x e⁻x। अब इसको देखना है कि x e⁻x क्या हमारा YC में इसका जो सा है वजूद है, तो इसका आंसर यस है। ये देखें x e⁻x इसमें मौजूद है, अगर ये इसमें मौजूद है ये वाला हिस्सा YP, तो इसका मतलब है कि हम इसको YP ना लें, इस सवाल को हल करने की कोशिश ना करें। अगर आप और इसकी जगह कोई और ट्राई करें, अगर कोई और YP ले UC मेथड के अंदर, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर आपको पॉसिबिलिटी है कि ये सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए। और उसके बाद फिर दोबारा हम क्या कहेंगे, अगेन यहाँ पे वही लिखा AX e⁻x लाइज इन द क्वेश्चन 1 complementary solution, so we cannot take as YP = AX e⁻x। अब क्या करें जी, अगर ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, और ये भी नहीं ले सकते, हम ये भी नहीं ले सकते YP AEX, और ये भी नहीं, इसको फिर दोबारा थर्ड अटैम्प्ट करें। थर्ड अटैम्प्ट क्या करें कि आप इसको x से मल्टीप्लाई फिर करें, तो ये क्या बन जाएगा, यानी इसको तो AX² e⁻x होगा। ये उस वक्त तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे x को, जब तक कि हमारा आंसर ये ना हो जाए कि ये जो टर्म है वो YC में मौजूद ना हो, यानी YC में मौजूद ना हो। तो देखते हैं जी हमारे पास, ये देखें जी, जब भी हमने अब इसको मल्टीप्लाई किया YP को AX e⁻x को, तो x² आ गया, x² e⁻x। तो अब इसके अंदर क्या ये x² e⁻x, अब अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या x² e⁻x YC के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर यस आंसर आता है कि जी जी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो फिर हम इसको नहीं ले सकते, नो आंसर पे हम इसको लेंगे। देखें फिर दोबारा हम यहाँ पे करते हैं, ये देखें आपके सामने, ये देख लेते हैं कि AX यानी A को छोड़ दें, x² e⁻x क्या हमारे पास मौजूद है YC में। ये देखें जी हमारे पास ये प्रेजेंट है x² e⁻x, कांस्टेंट जो मर्जी हो, यहाँ कांस्टेंट C1 लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने A लिखा था, इससे कांस्टेंट को इग्नोर करना है, सिर्फ वेरिएबल्स के साथ हमने ये सवाल पूछना है कि क्या ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। तो x² e⁻x
जो है वाई पी का जो ए वाई पी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ई एक्स का जो वेरिएबल पार्ट है यानी कि एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स वो इसके अंदर मौजूद है। अगर प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि हम इसको वाई पी नहीं ले सकते, जो हमने वाई पी अब थर्ड अटैम्प्ट में डिसाइड किया। अब दोबारा फिर हम क्या करें जी, हम दोबारा देखें, ये देखें जी, अब हमने फिर दोबारा लिखा कि ये चीज़ मैंने अभी आपके सामने रखी ए एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स कि ये हम क्या लिख रहे हैं कि then we cannot take as yp a x square e raised to power x because a x square e raised to power x is present in complementary function यानी yc में जो मैंने अभी सामने। फिर हम क्या करें, एक दफ़ा फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसीजर चाहे हमें 1000 टाइम्स करना पड़े, हम करते रहेंगे जब तक आंसर नो नहीं आएगा कि ये वाला वाई पी जो है वाई पी का ये वाला पार्ट या कोई भी उसका हिस्सा हमारे पास क्या कहते हैं वाई सी में जब तक मौजूद होगा हम उसको कहेंगे, यानी प्रेजेंट होगा तो हम उसको कहेंगे कि आप उसको एक्स से मल्टीप्लाई करते रहें। और जैसे ही आंसर अगर ऐसा वाई पी आ गया इस तरह और एक्स से मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आंसर जो है वो यस आता रहा कि ये पार्ट वाई पी का पार्ट मौजूद है। उसके बाद ये देखें जी, हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया। जब हमने दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी अटैम्प्ट जो सी थी ये फोर्थ अटैम्प्ट थी। फोर्थ अटैम्प्ट में हमने वाई पी को इसको मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स को, तो हमारे पास ये आ गया जी वाई पी इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब ई एक्स। अब दोबारा हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, ए को छोड़ देंगे, हम पूछेंगे क्वेश्चन कि क्या एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स क्या वाई सी में मौजूद है या वाई सी में प्रेजेंट है एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स। अगर आंसर यस आ गया तो फिर दोबारा इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये करते रहेंगे और जैसे ही आंसर नो आएगा वहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो देखते हैं जी इसको कि क्या हम वाई सी में आपको दिखाता हूँ कि एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स क्या उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो आंसर हमारे पास अगर यहाँ पर नो आ गया तो फिर हमारा यही वाई पी होगा, और अगर यस आ गया तो इसको फिर दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स को एक्स से। ये देखें ये हमारे पास ये हिस्सा देख लें, ये यानी कि यह है, ये इधर से देख लेते हैं चाहे इधर से देख लें, इसमें देखें एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स नहीं मौजूद है, लिहाजा इसका मतलब है कि प्रेजेंट नहीं है। लिहाजा वाई सी में यानी वाई पी जो हमने डिसाइड किया है वो उसका कोई भी हिस्सा इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर इसमें मौजूद ना हो तो हम इसको कहेंगे कि यही हमारा क्या कहते हैं वाई पी है। यही काम हम हर सवाल के अंदर क्या करेंगे कि हर जो भी वाई पी डिसाइड करेंगे उसका कोई भी पार्ट इसके अंदर मौजूद होना नहीं चाहिए। ये देखिए जी, अब हमारे पास वाई पी ये हो गया, डिसाइड हो गया कि ए एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स जो कि हमारी फोर्थ अटैम्प्ट में हुआ, यानी फोर्थ अटैम्प्ट के अंदर ये हमारे पास डिसाइड हुआ है। याद रखिए चाहे 10,000 अटैम्प्ट होते तब भी हम यही सवाल अपने आप से बार बार पूछ रहे होते। हर अटैम्प्ट में हमने एक ही सवाल पूछा है। मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ कि हर अटैम्प्ट में हमने एक ही सवाल पूछा है कि जो हमारा वाई पी है उसका कोई भी पार्ट क्या वाई सी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर आंसर यस आ गया तो फिर हमने उसे एक्स से मल्टीप्लाई किया वाई पी को, और उसके बाद फिर दोबारा हमने यही प्रोसीजर अपने आप से सवाल पूछा कि क्या इसका ये वाई पी का पार्ट जो सा है वो वाई सी में मौजूद है या नहीं। अगर आंसर यस आ गया तो फिर दोबारा हमने वाई पी को मल्टीप्लाई किया और ये करते करते हमारे पास यहाँ तक हम पहुँचे और ये रिज़ल्ट आ गया। अब वाई पी हमारा ये हो गया जी, वाई पी हमने ये लिख दिया जी वाई पी। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि देन वी कैन टेक एज वाई पी ए एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स बिकॉज हमारे पास ए एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स, ए को बेशक ना पढ़ें, एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स इज़ नॉट द प्रेजेंट इन द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जब ये हमारे पास डिसाइड हो गया कि वाई पी जो है वो हमारा ये है ए एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब हम इसके डेरिवेटिव कितने लेंगे। उस सवाल का जवाब हम कहाँ से हासिल करेंगे? इस सवाल का जवाब हम यहाँ से हासिल करेंगे। डी के हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव है, ये भी बता रहा है वाई थ्री डैश। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, लोएस्ट नहीं देखना, हाईएस्ट। ये थर्ड डेरिवेटिव यानी वाई पी के ये भी थर्ड डेरिवेटिव, ये भी थर्ड डेरिवेटिव। तो वाई पी के जिनसे है वो हमारे पास थर्ड
थर्ड डेरिवेटिव लेंगे जो हमने वाई पी डिसाइड किया है। तो डेरिवेटिव लेते हैं जी हम। ये देखिए जी, वाई पी इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जो कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हमने, u और v यानी प्रोडक्ट रूल। u क्या है हमारा एक्स क्यूब है और ई रेज टू पावर एक्स जो है वो v है। तो यहाँ पे u डैश यानी 3x² और ई एक्स एज इट यानी v एज इट प्लस उसके बाद a, उसके बाद एक्स क्यूब हमने लिया और इसका डेरिवेटिव लिया ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही हमारे पास है। उसके बाद आगे हमने y डैश पी को दोबारा हमने डेरिवेटिव लिया क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था वाई पी का। तो y डबल डैश ये हमारे पास आ गया, इसका डेरिवेटिव लें हम इसके अंदर, पहले इसके ऊपर इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो इसके अंदर से यानी इतने हिस्से का 3a(x² ई रेज़ टू पावर x और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो x² का डेरिवेटिव होगा 2x जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर 6ax ई रेज़ टू पावर x हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी का v डैश करना है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव यानी 3ax² एज इट और उसके बाद ई एक्स का डेरिवेटिव जो है ई एक्स ही हमारे पास होता है। ये पहले का डेरिवेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आ गया इसका। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे जी हम, इसका ए एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो 3ax² ई रेज़ टू पावर एक्स वैसे ही आ गया यानी कि u ये हमारा एक्स क्यूब है, v जो सा है वो हमारे पास ई एक्स है, फिर प्लस a एक्स क्यूब का हमारे पास एज इट और ई रेज़ टू पावर एक्स हमारे पास लिखा गया। अब उसके बाद इसको हमने क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ही चाहिए था हमें और उससे ज़्यादा हम लेना भी नहीं चाहते, तो हमने इस तरीके से किया, कॉमन लिए जी। कॉमन ले लेते हैं हम इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी राइट हैंड साइड है 6ax ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3ax² ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3ax² ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस a एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाना जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये इसी लाइन के अंदर, इसको मैं यहाँ लिखने की बजाय इसे इधर लिख लिया। इक्वल साइन की बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि इसके अंदर से देखें कि ये 6ax ये एज इट आ गया और उसके बाद 3ax² ई रेज़ टू पावर एक्स और ये 3ax² ई रेज़ टू पावर एक्स आपके पास जो है 6ax² ई रेज़ टू पावर एक्स हो गया और प्लस a एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स ये एज इट आ गया। इसमें से a भी कॉमन ले लिया और ई रेज़ टू पावर एक्स भी ले लिया, इसमें से कॉमन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपके पास ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ यानी कि डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो है हम कहाँ रखेंगे कि इसके अंदर एक वाई पी हमें चाहिए था, एक वाई डैश पी आ गया, इसको हमने 2 कहा और इसको हमने जो है 3rd कहा। तो ये आप वैल्यू जो है देखिए हम कहाँ पर रखते हैं। देखिए जी, उसमें जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके अंदर सेकंड हाईएस्ट नहीं था, 3rd हाईएस्ट था, लिहाजा मुझे 3rd लेना पड़ेगा। तो ये सेकंड को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। अब इसके ऊपर दोबारा हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया u और v। तो आप इसके अंदर देखिए ये u डैश है, इसका डेरिवेटिव आ गया 6 प्लस 12x प्लस 3x² और ई एक्स एज इट आ गया। फिर उसके बाद प्लस करके हमने जो है यहाँ पर a और इसको एज इट लिखा और ई एक्स का डेरिवेटिव ये हमारे पास लिखा गया। अब दोबारा हमने इसके अंदर से ई एक्स कौन सा है यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन ले लिया, इसमें इक्वल साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ई एक्स कॉमन लिया और उसके बाद a भी कॉमन ले लिया। अब उसके बाद इसमें से कांस्टेंट 6 वैसे ही आ गया, 12x और 6x 18x हो गया और 3x² प्लस 6x² 9x² हो गया प्लस 9x² और प्लस एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स वाई ट्रिपल डैश हमारे पास आ गया। इन सब की वैल्यूज़ जो हमने आपके सामने बताई हुई उनके नंबर वीडियो में बैक करके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 इन सब की वैल्यू हम इस क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे। ये कौन सी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये है डी क्यूब जो शुरू में थी, आप पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा जो मैं अब कह रहा हूँ, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। ये वो क्वेश्चन थी जिसको मैंने डैशेस के साथ वाई पी के साथ लिख दिया, यानी डी की जगह मैंने जो है वहाँ पे वाई पी लिख दिया, या आप जो है यानी 3rd डेरिवेटिव को वाई d3 को 3rd डेरिवेटिव मीन्स था उसको मैंने वाई ट्रिपल डैश पी किया। पी के ऊपर डैशेस नहीं है, जहन में रखिएगा, वाई के ऊपर डैशेस है। कई स्टूडेंट जो है पी के ऊपर डैशेस डालते हैं जो कि गलत है। उसके बाद माइनस यहाँ 3d² था सवाल के अंदर जो क्वेश्चन हमारे पास था और उस पर हमने -3 आपके पास लिख दिया -3y डबल डैश पी, यहाँ पे +3d था सवाल, बेशक देख लीजिएगा +3d जिसको मैंने +3y डैश पी लिखा और -1 था जिसको y से मल्टीप्लाई किया, तो y को जो था
वो हमारे पास वाई पी लिखा गया और इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन जी सवाल दिया हुआ है। ये देख लें जी, ये d3 माइनस 3d स्केयर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स। इसको मैंने डैशेस में तब्दील किया तो ये इस तरह लिखा गया, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट किया, फिर इसको ऐसे, यानी ये सारे फॉर्मेट एक जैसे थे जिस तरह मैंने पहले बताया। वाई ये जो वाई है इसको रिप्लेस किया है मैंने वाई पी से, तो वाई पी ट्रिपल डैश माइनस 3 वाई डबल डैश पी प्लस 3 वाई डैश पी माइनस वाई पी इज इक्वल टू ई एक्स। इसकी मदद से हमने ये लिखा। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे ये आपके पास क्या कहते हैं 1 2, ये देखें जी, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है और 4, ये देखें जी हमारे पास 1 2 3 4 को, ये हमारे पास 4 है डेरिवेटिव्स की, और इसको हमने उसमें तब पुट किया जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू जो थी वो हमने इधर लिख दी, ये हमारे पास। और इसमें ना मैंने एक काम और किया, सब में जो सा है ना ए और ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन था, तो मैंने ए ई रेज़ टू पावर एक्स 1 में भी था, 2 में भी था, 3 में भी, 4 में भी, तो मैंने ए ई रेज़ टू पावर एक्स पहले से कॉमन ले लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपके साथ लिखा वाई ट्रिपल डैश, इसकी वैल्यू, यानी सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी, तो 6 प्लस 18x प्लस 9x के प्लस एक्स क्यूब, ये हमने यहाँ पे ये लिखी। उसके बाद फिर वाई डबल डैश पी की वैल्यू लिखी -3 से मल्टीप्लाई करके के, और एक्स के नीचे एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स लिखा और एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब। फिर उसके बाद वाई डैश पी जो आप देख सकते हैं वीडियो बैक करके, उसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिखा। उसके बाद आगे आपके पास कहते हैं वाई पी की वैल्यू जो है वो मैंने ये लिख दी, और उसके बाद ये लेफ़्ट हैंड साइड को यूँ इस तरह ब्रैकेट के साथ लिख दिया। ये चाहता तो हॉरिजॉन्टल लिख लेता, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मेरे लिए आसानी थी। ए ई रेज़ टू पावर एक्स हमारे पास आ गया और यहाँ पे इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये आ गया। अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करें, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो सा ये राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चंस की, और यानी कि इस क्वेश्चंस की आपके पास, और उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारे पास है। तो हम इसको हल करते हैं जी। इसके अंदर से जब हमने हल किया तो इसमें आपके पास एक 6 रह गया, ये 6, और उसके बाद ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 18 माइनस 18, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 9 और प्लस 9 18 माइनस 18, ये आपस में कैंसिल। फिर उसके बाद ये भी आपस में कैंसिल हो गए, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो गया, -3x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो सिंपल 6 रह गया। 6 ए ई रेज़ टू पावर एक्स हमारे पास आ गया, और ये वाली चीज़ ई रेज़ टू पावर एक्स इधर लिखी, तो ए की वैल्यू 1/6 हमारे पास आ गई। टारगेट हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना, वो हमने कर लिया। अब ए की वैल्यू वाई पी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर, ए की वैल्यू हमने इसके अंदर रखी वाई पी में, जो हमने वाई पी सेलेक्ट किया था, और इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद फिर हमने जनरल सोल्यूशन लिखा वाई सी प्लस वाई पी, तो हमारे जनरल सोल्यूशन के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आ गया जी हमारे पास ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स, ये वाई सी की वैल्यू आ गई, ये वाई पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने वाई सी के अंदर कांस्टेंट के नाम A1 B1 C1 रखे थे, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे कर लिया। अब बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।